लॉकअप में बंद हुए तो ऐसे बदल गई नारायण मूर्ति की जिंदगी। जवानी के दिनों में NR नारायण मूर्ति ने दिलचस्प अंदाज में की थी यूरोप के देशों की सैर। 10,000 रुपए की पूंजी से शुरू हुई स्टार्टअप आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दिग्गज IT कंपनी बन चुकी है। 1993 में इसका IPO आया। 95 रुपए के इश्यू प्राइस वाला शेयर 52% गेन के साथ 145 रुपए पर लिस्ट हुआ। इन्फी के सफर में एक और बड़ा मुकाम आया 1999 में। तब यह भारत की पहली ऐसी IT कंपनी बनी जिसकी लिस्टिंग नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर हुई। ये कहानी है IT कंपनी इन्फोसिस की, जिसने अपने 4 दशकों से भी ज्यादा के सफर में भारत में एक नया मिडिल क्लास बना दिया। जितना दिलचस्प इसका सफर है उतनी ही दिलचस्प है इस कंपनी की शुरुआत की कहानी। नंदन नीलेकणी, S गोपालकृष्णन और ST शिबुलाल सहित 6 लोगों के साथ मिलकर NR नारायण मूर्ति ने 7 जुलाई 1981 को इन्फी की शुरुआत की थी। ये तो सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति टाटा ग्रुप की कंपनी टेल्को में काम करती थी और इन्फोसिस शुरू करने के लिए नारायण मूर्ति ने उनसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन्फी को शुरू करने का आइडिया कैसे आया। इसे जानने से पहले नारायण मूर्ति के शुरुआती दौर की कहानी सुन लेते हैं। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों की बात है। तब मूर्ति पेरिस में रहते थे, वहीं काम करते थे और रहना होता था 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। उन्हीं दिनों मूर्ति के मन में ख्याल आया कि यूरोप की सैर की जाए। तब तक वो जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया घूम चुके थे। दोस्तों के साथ पेरिस से लंदन की ट्रिप भी लगा लिया करते थे, लेकिन अब कुछ और देशों को देखने समझने का मन हो रहा था, और कुछ अलग तरीके से। मूर्ति ने पहले 25 देशों का वीज़ा बनवाया और फिर ये तय किया कि इस बार राह में जो भी मिलेगा उसकी गाड़ी में लिफ्ट ले लेंगे। ठहरने और खाने का कुछ भी ऐसा ही कर लिया जाएगा। बचत के करीब $5,000 पास में थे, लेकिन मूर्ति ने सोचा कि जब फकीरी का आनंद लेना है तो इस पैसे का क्या मतलब। तो उन्होंने $4,500 एक संगठन को दान में दे दिए। $450 अपनी जेब के हवाले किए, एक बैकपैक, एक स्लीपिंग बैग और कुछ गर्म कपड़े रखे और पेरिस में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर निकल पड़े। अगले 11 महीनों तक मूर्ति पेरिस से काबुल तक घूमते रहे। इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस, यूक्रेन से लेकर रोमानिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, सर्बिया, इजराइल, तुर्की और अफगानिस्तान तक। मूर्ति ने उन दिनों के अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि लिफ्ट लेने में कोई खास मुश्किल नहीं होती थी। पेट्रोल पंप पर वो गाड़ियों का इंतजार करते थे। जिधर जाना होता था उधर जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से साथ लिए चलने का अनुरोध कर लेते थे। उन दिनों मूर्ति मांसाहार भी करते थे, तो खाने पीने को लेकर बंदिशों का मामला भी नहीं था। हालांकि कई दिन सैंडविच और कॉफ़ी के जरिए गुजारे गए। मूर्ति ने उन दिनों के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। मसलन ये कि उन दिनों कार में किसी अजनबी को लिफ्ट देने में लोग ज़्यादा हिचकिचाते नहीं थे। यूरोप में ये हाल तब था जब कुछ ही समय पहले म्यूनिख ओलंपिक वाला हत्याकांड हुआ था। 1972 की म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया था। मूर्ति ने अपने सफ़र में तमाम रातें रेलवे स्टेशनों पर बिताई थीं। दिन में स्टेशन के लॉकर में अपना सामान रखकर मूर्ति शहर से जान पहचान बनाने निकल जाया करते थे। रात में लौटते तो स्टेशन पर ही किसी बेंच पर सो जाते। उस सफ़र का एक और दिलचस्प वाक़या है। मूर्ति पीसा से रोम जा रहे थे। एक इतालवी ने उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी थी। उस सज्जन व्यक्ति ने उन्हें लंच भी कराया। जब सफ़र पूरा होने को हुआ तो मूर्ति ने धन्यवाद देने के लिए इतालवी में उनसे कुछ शब्द कहे। मूर्ति ने जो कहा था उसके 2 मतलब थे। एक तो ये कि आई लव यू, मूर्ति ने यही सोचकर कहा था, लेकिन दूसरा मतलब ये था कि आई लाइक यू। इतालवी व्यक्ति ने यही दूसरा मतलब समझ लिया। मूर्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने गाड़ी रोकी और मूर्ति को उतार दिया। उनका बैग भी फेंक दिया। दरअसल उसने मूर्ति को होमोसेक्सुअल समझ लिया था और नाराज हो गया था। बहरहाल इस अनुभव ने भी लोगों के बारे में मूर्ति की समझ का दायरा बढ़ाया। मूर्ति ने उस यात्रा में और जो एक अहम बात नोट की वो ये थी कि यूरोप के पश्चिमी हिस्से समृद्ध थे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था और लोग भी खुलकर बातचीत करते थे। लेकिन पूर्वी यूरोप में पोलैंड हो या रूस, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ के साए वाले इन देशों में माहौल अलग था। ऐसा नहीं था कि लोग बातचीत नहीं करते थे या नफरत करते थे, लेकिन अजनबियों से मिलने में वो कुछ सतर्कता बरतते दिखते थे। उन देशों में गाड़ियों में लिफ्ट लेना आसान नहीं था। ड्राइवर आमतौर पर पैसे मांगते थे। चेक पॉइंट्स पर भी काफ़ी पूछताछ होती थी।
उन्हीं दिनों की एक घटना ने मूर्ति के सोचने समझने की दिशा बदल दी। तब वो यूगोस्लाविया में थे, जो आजकल का सर्बिया है। वहाँ के एक हिस्से में मूर्ति पहुंचे। रात हो चुकी थी। वहाँ से अगले दिन सोफिया के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मुश्किल ये हुई कि मूर्ति के पास यूगोस्लाविया की करेंसी नहीं थी। इसके चलते रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट मालिक ने उन्हें खाना देने से मना कर दिया। अगला दिन रविवार था, सारे बैंक बंद थे। मूर्ति सारा दिन स्टेशन पर ही लेटे रहे। रात हुई, सोफिया जाने वाली ट्रेन आई और मूर्ति उसमें सवार हो गए। सामने की सीट पर एक लड़का और लड़की बैठे थे। मूर्ति ने फ्रेंच में बातचीत शुरू की। लड़की से बातचीत शुरू हुई। इस बीच लड़का कहीं चला गया। लौटा तो उसके साथ कुछ पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों ने मूर्ति के बैग की तलाशी ली और वहीं उस स्टेशन पर मूर्ति को उतार लिया गया। उन्हें 8 बाई 8 फुट के रूम में बंद कर दिया गया। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। उस कमरे के एक कोने में टॉयलेट था। रूम में ना तो बिस्तर था, ना ही कुर्सी मेज। 3 दिनों तक मूर्ति उसी कमरे में बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। चौथे दिन उन्हें एक मालगाड़ी में ले जाया गया और वहां गार्ड कंपार्टमेंट में बंद कर दिया गया। पुलिस वालों ने बताया कि बैकपैक और पासपोर्ट इस्तांबुल में लौटाया जाएगा और बीच में बुल्गारिया में उतरने की मनाही है। पुलिस वालों ने मूर्ति से कहा कि चूंकि वो भारत से हैं और भारत को वे लोग मित्र देश मानते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ रहे हैं। मूर्ति किसी तरह इस्तांबुल पहुंचे। उस वाकये ने पूंजीवाद और जनवाद को लेकर उनके मन में दुविधा बढ़ा दी। मूर्ति ने इस सफ़र के अनुभव को दर्ज करते हुए बताया है कि उस वाकये के बाद वो कन्फ्यूज्ड लेफ्टिस्ट के बजाय पूरी तरह कैपिटलिस्ट बन गए। कम्युनिज्म के प्रति एक तरह की निराशा उनके मन में बैठ गई। उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी देश रोजगार के ढेरों मौके बनाकर ही खुशहाल हो सकता है और ऐसे मौके उद्यमी ही बना सकते हैं। मूर्ति ने अपने अनुभवों के बारे में यह बात दर्ज की है कि यूगोस्लाविया में उन 4-5 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ, इन्फोसिस की शुरुआत में उसका बड़ा हाथ है। आगे चलकर 7 जुलाई 1981 को इन्फोसिस की शुरुआत हुई। इन्फी का पहला ऑफिस सुधा और नारायण मूर्ति के पुणे वाले घर में ही बना। आजकल तो तमाम आईटी और टेक कंपनियां हैं देश में, लेकिन उन दिनों आईटी कंपनी शुरू करना काफ़ी मुश्किल था। हाल ये था कि कंप्यूटर इंपोर्ट करने में नारायण मूर्ति और नीलेकणी सहित 7 लोगों को पसीना आ गया। बैंक सॉफ्टवेयर बिजनेस को लोन देने को जल्दी राजी ही नहीं होते थे। बहरहाल किसी तरह इन्फोसिस ने अपना पहला मिनी कंप्यूटर इंपोर्ट किया। एक्साइटमेंट का लेवल देखिए कि डेटा जनरल MV800 तब विदेश से बॉम्बे पहुंचा, तो उसे लेने के लिए खुद नीलेकणी वहां गए और उसे बेंगलुरु ले आए। शुरुआत के बाद इन्फोसिस की पहली क्लाइंट बनी अमेरिका की डेटा बेसिक्स कॉरपोरेशन। 1987 तक वही इसकी एकमात्र कस्टमर रही। इन्फी तब भारत में सॉफ्टवेयर डेवलप करती और फिर इंस्टॉलेशन डिस्क को अमेरिका भेजती थी। अमेरिका तक पहुंचने में तब करीब 2 हफ्ते लग जाया करते थे। फिर उसे अमेरिका में इंस्टॉल किया जाता था। कामकाज का इस तरह का सिलसिला 1990 के दशक के आखिर तक चला। अब इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख हैं। को-फाउंडर नंदन नीलेकणी अब इसके चेयरमैन हैं। नारायण मूर्ति ने 2011 में जब चेयरमैन पद छोड़ा था, तब इन्फोसिस का मार्केट कैप 1,86,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। नारायण मूर्ति के उस सफ़र के अनुभव ने जिस इन्फी को जन्म दिया, वो 42 साल का सफ़र पूरा कर चुकी है। 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट कैप है इसका और 50 से ज़्यादा देशों में इसका कारोबार है। लगभग 3.5 लाख लोग इसमें काम करते हैं।